बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का पहला चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप इसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो इस जो टॉपिक है या इस चैप्टर के जो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो हमारे बुक के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देखेंगे और बुक के बाद के आंसर हैं वो भी देखेंगे। तो आज जो हम इस चैप्टर का क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन देखेंगे। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे और उसके बाद ये वाला वीडियो देखे, ताकि आपको पहले चैप्टर समझ ले, फिर क्वेश्चन आंसर करने में आसानी रहे। तो आज हम क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो आप कई बार बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं ना, बॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे भी क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। तो मैंने आपको कई बार वीडियो में बोला है कि मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बुक के अंदर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो हमने जो शुरुआत में जब बुक पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कुछ जो शब्द हैं उनके मतलब मीनिंग बदल जाते हैं, वक्त के साथ उनके मीनिंग बदले हैं, मायने बदले हैं। तो हमने जो देखा था वो उस टाइम हमने क्या देखा था, मतलब क्या मीनिंग बदली थी, तो या विदेशी जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता था। तो मध्यकाल में गाँव में आने वाला कोई भी व्यक्ति अनजान जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। देखो क्या होता था कि शुरुआत में जो विदेशी शब्द है वो किस चीज़ के लिए यूज होता था। आज के टाइम में हम विदेशी किसको कहते हैं कि जो हमारे इंडिया से बाहर का फॉरेनर है वो क्या है, हमारे लिए विदेशी है। चाहे और पहले के टाइम में जो विदेशी टर्म है वो किसके लिए यूज होता था कि जो किसी दूसरे गांव का होता था, मतलब किसी दूसरी सोसाइटी का, मतलब दूसरे गांव का होता था, चाहे भले उसकी जो संस्कृति कल्चर सेम हो, लेकिन हम उसे नहीं जानते, वो दूसरे गांव से है, तो हमने उसको विदेशी कह दिया था। कि मतलब जिससे हम अनजान है हमने उसको विदेशी कह दिया, भले ही उनकी जो समाज सोसाइटी है संस्कृति वो एक जैसी हो, फिर भी उसके बावजूद भी। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जिसकी जो आपका समाज है या उसकी कल्चर है वो आपसे डिफरेंट है, लेकिन आप एक ही गांव में रह रहे हो, तो उसको विदेशी नहीं कहा जाता था। ये पहले विदेशी टर्म का यूज किया जाता था इन चीज़ों के लिए। आज के टाइम में हम किन के लिए यूज कर रहे हैं, जो हमारे देश से जुड़ा हुआ नहीं है या दूसरे देश से, उनके लिए या फॉरेनर के लिए हम विदेशी शब्द यूज करते हैं। इस विदेशी शब्द को हिंदी में हम परदेशी कहते हैं और फारसी में क्या कहा जाता है, अजनबी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कुछ हमारे राइट और रॉन्ग आंसर हैं। पहला, इनके सही गलत के आंसर करने हैं। देखो आप है ना खुद को भी मतलब एक तरह से मतलब टेस्ट करके देखना कि क्या आप वो आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहला है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। कि हम जो देखते हैं 700 के बाद के जो काल के, उससे संबंधित हमें अभिलेख नहीं मिलते हैं। ये सही है या गलत है? कि शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया था, क्योंकि हमने देखा था हम क्या है, हिस्ट्री कौन सी पढ़ रहे हैं, 700 से 1750 तक की हिस्ट्री, वो वाले परिवर्तन पढ़ रहे थे हम। तो इसमें जो लाइन है वो ये आपसे कहना चाह रही है कि जो 700 के बाद के काल के संबंध से रिलेटेड कोई अभिलेख मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो हमें नहीं मिलते हैं। मतलब एक तरह से ये सही है, अभिलेख नहीं मिलते, मतलब ये राइट है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना करी थी। कि मतलब ये जब टाइम पीरियड चल रहा था तो मराठों ने अपने राजनीतिक जो उनका महत्व है या इम्पोर्टेंस है उसकी जो है इसकी स्थापना करी थी। तो ये आपका आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपनी जमीनों से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। कि कई बार क्या होता था, कृषि केंद्रित जो बस्तियां होती हैं उनके विस्तार के कारण, कि मतलब कृषि केंद्रित जो एरिया बढ़ाने के लिए कई बार क्या होता था, जो वनवासी होते थे उनको बाहर, जंगलों से बाहर, हमने पढ़ा था ना कि उनको बाहर निकाल देते थे, तो क्या उखाड़ फेंक दिया जाता था। ये सही है या गलत है आपका? तो ये सही है, ऐसा किया जाता था।
अगला है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। बिल्कुल नहीं, ये गलत था। हमने देखा था कि जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था वो अपने आप का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक बताता है, वो बंगाल से अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य बनाता है। तो ये वाला हमारा क्या है, गलत है। अब देखो, अगर ध्यान से पढ़ा होता तो ये आपको अच्छे से पता था कि वो अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक बनाता है। तो अब जब ऑब्वियस सी बात है वो बता रहा है, तो ये असम और मणिपुर और कश्मीर तो हुआ ही नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है, आपको फिल करना है। ये अभिलेखागारों में रखे जाते हैं, तो क्या रखे जाते हैं, आपके दस्तावेज रखे जाते हैं। कि अभिलेखागारों में आप क्या रखोगे, दस्तावेज रखोगे। दूसरा है आपका स्पेस, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो कौन था, जियाउद्दीन बर्नी, जिसने के बारे में हमने पढ़ा था। वो 14वीं सदी का एक क्या था, इतिहासकार था। ये आपको स्पेस दे रखे हैं आपको 4, और उसके बाद और लिख के फिर एक और स्पेस, और इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि इस टाइम में कुछ नई जो चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे। तो फसलों में भी चेंजेस आए थे या बदलाव आए थे कि हमें कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। मतलब जो लोग बिजनेस वगैरह के उससे जाते थे तो वो इन सारी चीज़ों को लेके आए थे। तो इसमें हम कौन कौन सी फसलों का नाम लिखेंगे, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सारी फसलें हम बाहर से ही आई थी हमारे इस महाद्वीप में। तो इनमें चेंजेस आए थे या कुछ लाई गई थी ये फसलें। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि इस काल में हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। कि जो इस टाइम पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकली से रूप से जो चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे, उनका क्या करोगे आप, एक तालिका बनाओगे या इंडेक्स बनाओगे। तो 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे क्या हमने देखा ना, सिंचाई में अब रहटक यूज होने लगा था, कताई में चरखे, और युद्ध में अग्नेयास्त्रों मतलब बारूद गोले का इस्तेमाल होने लगा था। पहले किनका ये तलवार वगैरह, जो आपके भाले वगैरह, इन सारी चीज़ों का यूज होता था। और अब किनका होने लगा था, बारूद और हथियार वगैरह। अब ये सारी चीज़ें किससे हुई थी, ये तो टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रौद्योगिकी की वजह से ही संभव हो पाई थी ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कि इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। कि हमने देखा था ना कि जब बदलाव आ रहे थे तो कुछ धर्मों में भी बदलाव आए थे। तो धार्मिक में क्या बदलाव आए थे वो हमें देखना है। तो हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। कि इन हजारों वर्षों के दौरान जो हमारी धार्मिक भावनाएं थी उनमें बदलाव आए थे। हमने क्या देखा कि पहले जो अगर हमें लगता था कि हमें गॉड के पास जाना है या उसकी प्रेयर करनी है, तो हम कैसे करते थे, पंडित और इनके थ्रू। लेकिन धीरे धीरे हम खुद से मतलब पूजा पाठ ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया था। तो लोगों में वैदिक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर क्या है था, कि पहले जो लोगों में जो दैविक जो आस्था थी वो व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक रूप से था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं या मंदिरों का निर्माण या पुरोहितों का महत्व, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ जो कि कर्म कांड के आलोचक थे। और इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसा धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। देखो, एक्चुअल में क्या था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्म कांड फैल गए थे। मतलब जो ब्राह्मण और पुरोहित हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। वो मतलब जो भी काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरफेयर करने लग गए थे ये लोग। तब इससे क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म में जब कर्म कांड बढ़ गए तो लोगों को ये चीज़ें लगी मतलब ठीक नहीं लगी कि भाई इनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्या है। तो लोग उसी टाइम में ये भक्ति आंदोलन भी चल गया। और इस भक्ति आंदोलन ने क्या किया, जो कर्म कांडों के ये आलोचक थे, भक्ति आंदोलन होने से कुछ लोग ऐसे क्या थे जो कर्म कांड हो रहे थे ये जो हिंदू धर्म में, उनके आलोचक थे। तो इस काल में 2 नए धर्म और स्टार्ट हुए थे या कहीं आए थे, तो इनका यह विकास होना शुरू हुआ था। तो आपका जो 7वीं सदी है उसमें इस्लाम और 16वीं सदी में क्या है, ईसाई धर्म का भारत में क्या है, प्रादुर्भाव हुआ। तो लोग उस तरफ भी कन्वर्ट होने लगे थे। तो मतलब इस तरह से हमारी जो धार्मिक परिवर्तन है वो स्टार्ट हो गए थे। मतलब लोगों ने मतलब इनमें चीज़ों में बदलाव लाना शुरू कर दिया था।
छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। देखो हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि हिंदुस्तान शब्द है पहले किस एरिया के लिए यूज होता था और आज के टाइम में हम हिंदुस्तान शब्द किस लिए यूज करते हैं। तो आज के टाइम में तो ऑब्वियस सी बात है हम किसके लिए यूज करते हैं कि हम मतलब पूरे देश के लिए यूज करते हैं, लेकिन पहले एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं और धीरे धीरे वो एरिया क्या है बढ़ता चला जाएगा, ब्रॉड होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी इस जो हिंदुस्तान शब्द में कभी दक्षिण भारत वाला एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया कभी काउंट नहीं हुआ, मतलब दक्षिण भारत को कभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो कौन कौन से एरिया थे वो इंक्लूड किए गए, आइए देखते हैं कि मतलब हिंदुस्तान शब्द है उसका अर्थ कैसे लिया गया था या वो कैसे बदला था। पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में यह फारसी के इतिहासकार, ये 13वीं सेंचुरी में क्या था, एक इतिहासकार थे मिनाज सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया, उसका जो मीनिंग था हिंदुस्तान शब्द किसके लिए, एक गंगा यमुना के बीच स्थित जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, इनके लिए इन्होंने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था। मतलब पूरे इंडिया के लिए नहीं किया, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द यूज कर लिया था। इससे इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों से इस्तेमाल किया जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते। अगर हम इस शब्द का जो मीनिंग निकालें कि राजनीतिक अर्थ निकाल करके उन्होंने उस एरिया को इसमें इंक्लूड किया था जिसपे क्या है दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार क्षेत्र था कि ये इस अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये किस में है आपके हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इसके विपरीत 16वीं सदी मतलब इसके उलट, मतलब इसके पूरा उलट 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब इसी के उलट जो आपके कौन थे, आपके जो बाबर थे, उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का यूज वहाँ के जो ज्योग्राफी है भौगोलिक एरिया उसके लिए यूज़ किया, वहाँ के पशु पक्षियों, वहाँ के निवासी, इन सब के लिए वहाँ की संस्कृति की वहाँ के निवासियों की संस्कृति है उनके लिए ये बाबर ने क्या है टर्म यूज़ किया था, क्या, हिंदुस्तान। अब आप देख रहे हो कि दोनों की कितने अलग है, वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया को, यहाँ एक ऐसी चीज़ को कि जो नेचर से जुड़ी हुई है, आपका भूगोल है, पशु पक्षी है सारे, उनके लिए आप हिंदुस्तान टर्म यूज़ कर रहे हो। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा किया गया शब्द हिंदू के कुछ समान था और यहाँ पर क्या है भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा सकता है कि जो ये बाबर ने शब्द यूज़ किया था आपका हिंदुस्तान एक कल्चर के लिए, तो ये मतलब उसके सिमिलर था या बराबर था जो अमीर खुसरे थे उन्होंने यूज़ किया था शब्द ये आपका हिंदुस्तान। तो उसी के सिमिलर उन्होंने एक हिंदी के ही कुछ समान एक मतलब यूज़ किया था टर्म, और मगर वहाँ पर क्या था भारत को एक भौगोलिक और मतलब सांस्कृतिक तत्व के रूप में क्या है पहचाना गया था। कहाँ पर, जब बात हो रही है अमीर खुसरो की कि उन्होंने ये टर्म किस उसमें यूज़ किया था। अगला 7वां क्वेश्चन है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, कि जो जातियों से रिलेटेड मामले होते थे उनको कैसे कंट्रोल करते थे। जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकें। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक क्या है सभा करवाती थी। कि अब ये नियम जो है जातियां क्या करती थी, स्वयं अपने जो नियम कानून बनाना शुरू कर दिया था जब जातिवाद में जो चीज़ों में परिवर्तन आए थे जातियों में, क्योंकि ये पहले जाति किस लिए यूज होता था, मतलब जो कोई काम कर रहा है उसी की वो जात मान ली जाती थी, लेकिन बाद में ये बर्थ के ऊपर हो गया और अब इन जातियों ने क्या है अपने नियम कानून बना लिए और ये अपनी जो जाति है उनके सदस्यों के साथ जो व्यवहार उसको कंट्रोल करना चाहते थे या नियंत्रित कर सकते थे। उसके लिए वो क्या करते थे, नियमों का पालन करवाने के लिए जो जाति से बड़े बुजुर्ग होते थे कि भाई हमारी तो बात नहीं मानेंगे, आपके जरूर मानेंगे तो आप करो, तो उनकी सभा करवाई जाती थी जिससे कि कुछ इलाकों में जो जाति है उन्हें क्या कहा जाने लगा, पंचायत कहा जाता था। लेकिन जाति के अपने निवासों के जो गांव थे उनको रिवाजों का पालन भी क्या है करना पड़ता था, मतलब जो वहां से रिलेटेड लोग थे वो इन नियमों का पालन उनकी मजबूरी थी मतलब करना एक तरह से। 8वां क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय साम्राज्य में आप क्या समझते हैं, कि जो क्षेत्रीय साम्राज्य है उससे आप क्या समझेंगे। तो सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस समाज से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना, जैसे आपका सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि, ये किन से मतलब छोटे छोटे एरियाओं से या क्षेत्रों से मिलकर बना है। अब ये कुछ आपके जो है थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं या चर्चा करने वाले क्वेश्चन हैं।
पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। देखो हमने देखा था कि पांडुलिपियां क्या है, कोई ये मशीन तो छपी नहीं कि एज इट इज आज के टाइम में हम फोटोकॉपी करते तो एज इट इज होती है, वैसी नहीं थी। लोग इन्हें लिखने का काम करते थे, तो जैसे आप होमवर्क उतारते हो अपनी कॉपी में वैसे ही ये कुछ मिस्टेक कर देते हो, कुछ और समझ लेते हो, आपकी फ्रेंड ने कुछ और लिखा आप उसको कुछ और लिख लेते हो, तो वो गड़बड़ी आगे होती चली जाती है। ऐसी पांडुलिपियों में गड़बड़ियाँ थी, तो मेन जो है कौन सी सही है इसको जानने के लिए कई बुक्स उनको खंगालनी पड़ती थी इतिहासकारों को, तो उनको कई सारी प्रॉब्लम आती थी। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती थी। पहला है कि कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी कि जो लिखा हुआ होता था हर किसी को समझ में नहीं आता था या उसको लिखावट को समझने में प्रॉब्लम होती थी। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। अगर हम देखें कि जो राइटर ने जो किसी चीज़ के बारे में लिखा तो उसकी मूल जो प्रति है या हम कहें मेन जो पांडुलिपि है वो शायद ही मिले, मतलब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी कॉपियां ही हमारे पास अवेलेबल हो सकता है ख़त्म हो गई हो, कीड़े लग गए हो, कुछ भी हो उस टाइप का। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक क्या है छोटे छोटे फेरबदल करते चले जाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, मतलब कहीं किसी शब्द को बदल दिया, कहीं किसी वाक्य को बदल दिया, और ये ऐसा हो जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां अब टाइम टू टाइम और उसकी कॉपी की और कॉपी, मतलब प्रतियों की प्रति बनती चली गई। अब वो सारी बन कैसे रही, हाथों से रही, तो कुछ बदलाव होते चले जा रहे थे। अंततः एक मूल ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न, मतलब एक जो मेन मूल ग्रंथ है उसकी बहुत सारी कॉपियां, उनमें बहुत सारे अंतर दिखेंगे। आपको ये तक नहीं पता चलेगा अच्छा ये बुक इसी की है, इसी में से निकली है या इसी में से बनी है, वो भी नहीं पता कर पाओगे, इतना बदल चुकी होती हैं वो आगे जाते जाते। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से क्या है बहुत अलग होती है, और आपको उनको पहचानने में भी मतलब कई बार क्या है गड़बड़ हो जाती है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। अगला और क्या प्रॉब्लम होती थी इतिहासकारों को, अगला जो आपका 4th पॉइंट है वो कह रहा है कि इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह डिपेंड रहना पड़ता था। भाई उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, उन पर ही डिपेंड रहेंगे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने की मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, कि उन्हें बहुत सारी जो कि देखा कि इतिहासकारों ने बहुत सारी बुक लिखी हुई हैं, तो उन्हें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी कि सही जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है इतिहास में लिखने के लिए। अगला आपका 10वां क्वेश्चन है वो है इतिहासकार अतीत को कालों युगों में कैसे विभाजित करते थे, इस कार्य में उनके सामने कौन सी कठिनाई आती थी। देखो हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कालों को अलग टाइप से डिफाइन किया था और इंडियन जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग, तो इनको विभाजित करने में क्या प्रॉब्लम आती थी वो देखते। अधिकतर इतिहासकार जो है आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की क्या है विशेषता तय कर लेते हैं। मतलब अधिकतर जो ज्यादातर जो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, इसी के बेस पे वो कालखंडों का क्या है बंटवारा कर देते हैं या विशेषताएं तय करते थे। इन आधारों पर इतिहास को, अब इन्हीं के बेस पर हमने इतिहास को क्या कह दिया कि उसकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी थी, उस टाइप की सोसाइटी कैसी थी, उसी के बेस पे हमने शुरुआत का जो हमारा कल्चर रहा उसके बेस पे हमने क्या किया, इतिहास को प्राचीन इतिहास कह दिया। जो बीच वाला जो है जो ना तो आधुनिक था और ना ही वो प्राचीन था, मतलब उससे थोड़ा और डेवलप हो चुका था, उसे हमें क्या है मध्यकाल कहा गया। और अगला जो 3rd है वो है आधुनिक कालों में बांटा गया। तो ऐसे 3 कालों में इनको बांट दिया गया था। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई थी कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें कि, मतलब इस कालक्रम को विभाजित करते समय जो इतिहासकार हैं उनके सामने यह समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती थी कि वो किस घटना के बाद किस कालक्रम का क्या है विभाजन करें। ये बेटा मानचित्र वर्क है, मैप वर्क है, ये तो आप मैप में ही करना पड़ेगा, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं है। और इसके बाद है कि अपने गांव या शहर में जाके रिकॉर्ड का पता लगाओ, मतलब इस टाइप का है ये, आप एक्टिविटी बेस्ड जैसा ही है, तो आप इसको खुद से करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं आपके, और ये क्वेश्चन आपके खुद के करने के, क्योंकि ये मतलब अलग अलग होंगे, हर बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग है, इसलिए इसके आंसर भी अलग अलग निकल के आएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।